वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट डेवलपर्स की दुनिया में थोड़ा अंदर चलते हैं और बात करते हैं एक बहुत ही कॉमन हुक की, यूज इफेक्ट। हम सब इसे इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हमेशा सही तरीके से? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे पास रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से कुछ की इनसाइट्स हैं और इनका फोकस इस बात पर है कि कब आपको शायद इफेक्ट की जरूरत नहीं होती। अक्सर डेवलपर्स परेशान रहते हैं फ्रस्ट्रेटिंग बग्स से या स्लो एप्लीकेशन से, और बाद में पता चलता है कि प्रॉब्लम कहीं और नहीं बल्कि यूज इफेक्ट के एक सिंपल मिसयूज में थी। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है इन सोर्सेज को समझना, जानना कि गैर जरूरी इफेक्ट्स हटाने से क्या फायदे होते हैं और कैसे हम अपने रिएक्ट कोड को ज्यादा रिलायबल और एफिशिएंट बना सकते हैं। देखिए, इफेक्ट्स असल में रिएक्ट के डिक्लेरेटिव पैराडाइम से बाहर निकलने का एक तरीका है ना। एग्जैक्टली। ये आपके कंपोनेंट्स को किसी बाहरी सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज करने देते हैं, जैसे कोई नॉन रिएक्ट यूआई लाइब्रेरी हो या नेटवर्क रिक्वेस्ट या सीधे ब्राउजर डॉम एपीआईज। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए क्रूशियल है क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन का पॉइंट वो सेंट्रल है। अगर कोई बाहरी सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है या आप सिर्फ रिएक्ट के अंदर ही कुछ मैनेज कर रहे हैं, तो मतलब बहुत हाई चांस है कि आपको इफेक्ट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। और बेवजह के इफेक्ट्स हटाने से कोड न सिर्फ समझने में आसान होता है बल्कि चलता भी तेज है और उसमें एरर्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलिए इसी बात की गहराई में चलते हैं। पहला बड़ा जाल जिसमें डेवलपर्स अक्सर फंसते हैं वो है कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए डेटा को ट्रांसफॉर्म करना इफेक्ट के अंदर। हाँ, ये तो बहुत ही आम है। मान लीजिए आपके पास एक लिस्ट है और आप उसे डिस्प्ले करने से पहले फिल्टर करना चाहते हैं, तो टेम्पटेशन क्या होता है? स्टेट बना लो। हाँ, कि फिल्टर्ड लिस्ट को एक स्टेट वेरिएबल में रखें और ओरिजिनल लिस्ट बदलने पर इफेक्ट्स के जरिए उसे अपडेट करें। सुनने में तो ठीक लग रहा है, पर इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत है एफिशिएंसी की। सोचिए क्या होता है। स्टेट अपडेट हुआ, रिएक्ट कंपोनेंट को रेंडर करता है, फिर डॉम अपडेट करता है और उसके बाद इफेक्ट्स रन करता है। ठीक है। अब अगर आपका इफेक्ट फिर से स्टेट अपडेट कर देता है, वो फिल्टर्ड लिस्ट वाला स्टेट, तो रिएक्ट को पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है। अरे, मतलब डबल रेंडरिंग। हाँ, एक तरह का अननेसेसरी री रेंडर साइकिल बन जाता है। ये परफॉर्मेंस हिट होती है। अच्छा, तो ये डबल रेंडरिंग से बचना है तो उपाय क्या है? उपाय बिल्कुल सीधा है। कंपोनेंट के टॉप लेवल पर ही डेटा ट्रांसफॉर्म करें, मतलब कंपोनेंट फंक्शन के अंदर ही। रेंडर के टाइम पे? हाँ, जब भी प्रॉप्स या स्टेट बदलेंगे जिनसे वो डेटा डेराइव होता है, कंपोनेंट री रेंडर होगा और आपका ट्रांसफॉर्मेशन कोड अपने आप रीरन हो जाएगा। कोई इफेक्ट नहीं, कोई एक्स्ट्रा स्टेट नहीं, सिंपल। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम स्टेट है, तो फुल नेम बनाने के लिए एक और स्टेट और इफेक्ट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। बस रेंडर में कॉन्स्ट फुल नेम इज इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम लिख दें। एग्जैक्टली। ये रिडंडेंट स्टेट से बचाता है और कोड को सिंपलर रखता है। रूल ऑफ थंब क्या है? अगर आप कुछ मौजूदा प्रॉप्स या स्टेट से कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसे स्टेट में मत डालिए, उसे रेंडर में ही कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर कैलकुलेशन बहुत एक्सपेंसिव हो? मान लीजिए वो फिल्टरिंग फंक्शन गेट फिल्टर्ड टू डोज हजारों आइटम्स पर चल रहा है और थोड़ा स्लो है। उसे हर रेंडर पर चलाना तो परफॉर्मेंस हिट देगा, खासकर तब जब फिल्टरिंग क्राइटेरिया बदला ही ना हो। बिल्कुल सही सवाल है, ये वैलिड कंसर्न है। यहीं पर यूज मेमो हुक काम आता है। अच्छा, यूज मेमो। अगर कैलकुलेशन वाकई हैवी है, मतलब स्लो है, तो आप उसे यूज मेमो में रैप कर सकते हैं। आप रिएक्ट को बताते हैं कि भाई इस फंक्शन को तभी रीरन करना है जब इसके डिपेंडेंसीज जैसे कि टू डूज लिस्ट या फिल्टर स्ट्रिंग बदलें, वरना पिछली बार का कैलकुलेटेड रिजल्ट ही इस्तेमाल कर लो। तो कोड कुछ ऐसा दिखेगा। कॉन्स्ट विजिबल टू डूज इक्वल्स टू यूज मेमो, फंक्शन ओपन करते हैं, गेट फिल्टर्ड टू डूज कॉमा फिल्टर कॉमा टू डूज फिल्टर। हाँ, बिल्कुल। ये रिएक्ट को कहता है कि कैलकुलेशन कैश कर लो जब तक डिपेंडेंसीज ना बदलें। ठीक है। और ये रेंडर के दौरान ही होता है, इफेक्ट की तरह बाद में नहीं। तो वो री रेंडर साइकिल वाली प्रॉब्लम भी नहीं आती। पर एक बात ध्यान रखनी है। क्या? यूज मेमो सिर्फ प्योर कैलकुलेशंस के लिए है, मतलब ऐसे फंक्शंस जिनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। और एक्सपेंसिव का पता कैसे लगाएं? अंदाजे से नहीं। हाँ, कैसे से पता चलेगा? console.time और console.timeend डेवलपमेंट में एक हिंट दे सकते हैं, लेकिन असली परफॉर्मेंस हमेशा प्रोडक्शन बिल्ड में टेस्ट करनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन मान लीजिए 1 मिलीसेकंड से ज्यादा ले रही है तो यूज मेमो फायदेमंद हो सकता है। गॉट इट। तो पहला बड़ा टेक अवे
रेंडरिंग के लिए डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस रेंडर फेज में ही करें, जरूरत पड़ने पर यूज मेमो से ऑप्टिमाइज करें, इफेक्ट से नहीं। ओके, अब दूसरे कॉमन सिनारियो पर आते हैं। यूजर इंटरैक्शंस को हैंडल करना, जैसे किसी बाय बटन पर क्लिक करने पर एपीआई कॉल करना और नोटिफिकेशन दिखाना। हाँ, यहाँ भी इफेक्ट का मिसयूज हो सकता है। सोचिए, इवेंट हैंडलर में जैसे ऑन क्लिक हैंडलर, आपको बिल्कुल पता होता है कि यूजर ने अभी-अभी बाय बटन दबाया है। एक्शन का कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। हाँ, बिल्कुल। इफेक्ट कब रन होता है? कंपोनेंट के रेंडर होने पर या डिपेंडेंसीज बदलने पर। जब तक इफेक्ट रन होता है, वो स्पेसिफिक यूजर एक्शन का कॉन्टेक्स्ट, वो जानकारी खो चुकी होती है। मतलब इफेक्ट को ये नहीं पता कि यूजर ने बटन दबाया था, वो बस ये जानता है कि कंपोनेंट रेंडर हुआ और शायद कोई डिपेंडेंसी बदली। हाँ, बिल्कुल, इससे बग्स आ सकते हैं। सोचिए, आपने बाय बटन लॉजिक इफेक्ट में डाल दिया, जो प्रोडक्ट आईडी पर डिपेंड करता है। ठीक है। यूजर ने खरीदा, नोटिफिकेशन दिखा, अब यूजर पेज रिफ्रेश करता है, प्रोडक्ट आईडी तो वही है, इफेक्ट फिर चलेगा और बेवजह नोटिफिकेशन दिखा देगा। यूजर ने तो कुछ किया ही नहीं इस बार। ओह, ये तो गड़बड़ है। हाँ, ये तो बग है। तो लॉजिक कहाँ जाना चाहिए? सीधे इवेंट हैंडलर में हैंडल बाय क्लिक फंक्शन के अंदर एपीआई कॉल करें और सक्सेस पर नोटिफिकेशन दिखाएं। सवाल हमेशा ये पूछें, ये कोड क्यों चलना चाहिए? यूजर के कुछ करने की वजह से, इंटरैक्शन, या कंपोनेंट के स्क्रीन पर दिखने या अपडेट होने की वजह से? सिंक्रोनाइजेशन। इंटरैक्शन और वर्सेस सिंक्रोनाइजेशन। हाँ, इंटरैक्शन है तो इवेंट हैंडलर, सिंक्रोनाइजेशन है तो इफेक्ट। ये क्लियर डिस्टिंक्शन रखना जरूरी है। ये डिस्टिंक्शन बहुत हेल्पफुल है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है। मान लीजिए बाय और चेकआउट बटन्स हैं, दोनों को प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करके नोटिफिकेशन दिखानी है। अब लॉजिक रिपीट हो रहा है, तो इससे बचने के लिए क्या करें? इफेक्ट में डाल दें? नहीं, वही इंटरैक्शन वर्सेस सिंक्रोनाइजेशन वाली बात लागू होती है। शेयर्ड लॉजिक को एक अलग हेल्पर फंक्शन में निकालें, जैसे ऐड प्रोडक्ट टू कार्ट एंड नोटिफाई, और उसे दोनों इवेंट हैंडलर से कॉल करें। अच्छा, फंक्शन बना लें। हाँ, DRY प्रिंसिपल, डोंट रिपीट योरसेल्फ, जरूरी है, पर गलत टूल इफेक्ट इस्तेमाल करके नहीं। हेल्पर फंक्शन इज द वे। ठीक है, ये इंटरैक्शन वाला पार्ट क्लियर हुआ। अब स्टेट मैनेजमेंट से जुड़ी कुछ सिचुएशंस देखते हैं जहां इफेक्ट्स टेम्प्ट करते हैं। एक आम चैलेंज है, जब कोई प्रॉप बदलता है तो कंपोनेंट के अंदर का कुछ या सारा स्टेट रीसेट करना। हाँ, जैसे एक प्रोफाइल पेज कंपोनेंट है, उसे यूजर आईडी प्रॉप मिलता है, यूजर प्रोफाइल स्विच करता है, यूजर आईडी बदलता है, पर पेज के अंदर का कमेंट इनपुट फील्ड, कमेंट स्टेट पुराना ही रह जाता है। हाँ, ये क्लासिक प्रॉब्लम है और लोग इसे फिक्स करने के लिए इफेक्ट लिखते हैं। यूज इफेक्ट काउंट्स में सेट कमेंट डैश डैश यूजर आईडी। हाँ, लगता तो है कि काम करेगा। काम तो करता है, पर इनएफिशिएंट है। वही बात, कंपोनेंट पहले स्टील कमेंट के साथ रेंडर होगा, फिर इफेक्ट चलेगा, स्टेट अपडेट होगा और फिर री रेंडर होगा। अननेसेसरी रेंडर। और सोचिए अगर प्रोफाइल पेज में 10 स्टेटफुल चाइल्ड कंपोनेंट्स हों, सब में ये इफेक्ट लगाना पड़ेगा। नाइटमेयर। हाँ, ये तो मुश्किल हो जाएगा मेंटेन करना। तो इसका ज्यादा एलिगेंट सोल्यूशन क्या है? रिएक्ट हमें एक बहुत पावरफुल मैकेनिज्म देता है, की प्रॉप। अच्छा, की? वो लिस्ट वाला? हाँ, वही, पर सिर्फ लिस्ट्स के लिए नहीं है। आप रिएक्ट को बता सकते हैं कि हर यूजर का प्रोफाइल कंसेप्चुअली एक अलग इंस्टेंस है। आप प्रोफाइल पेज को की इक्वल्स टू यूजर आईडी पास करें। अच्छा, तो जब की बदलता है, रिएक्ट क्या करता है? ये तो काफी स्मार्ट तरीका लगता है। जब की बदलता है, रिएक्ट मानता है कि ये कंपोनेंट पूरी तरह से अलग है। वो पुराने कंपोनेंट इंस्टेंस को अनमाउंट करता है और एक बिल्कुल नया इंस्टेंस माउंट करता है। ओह, पूरा नया? हाँ, इसका मतलब है कि नए इंस्टेंस का सारा स्टेट अपनी इनिशियल वैल्यू से शुरू होगा। कमेंट फील्ड अपने आप क्लियर हो जाएगा बिना किसी इफेक्ट के। सोचिए, ये ऐसा है जैसे एक यूजर के प्रोफाइल के लिए एक अलग कमरा बनाना। जब यूजर बदलता है, हम पुराने कमरे को पूरी तरह हटाकर नया बनाते हैं, तो सारा सामान स्टेट अपने आप रीसेट हो जाता है। वाओ, ये की प्रॉप स्टेट मैनेजमेंट के लिए इतना यूजफुल है, ये मैंने सोचा नहीं था। कमाल है। लेकिन क्या हो अगर हमें प्रॉप बदलने पर सारा स्टेट रीसेट नहीं करना, बल्कि सिर्फ कुछ स्टेट एडजस्ट करना हो? जैसे लिस्ट कंपोनेंट में आइटम्स प्रॉप बदलने पर सिर्फ सिलेक्शन स्टेट को नल करना, पर इस सॉर्टेड स्टेट को वैसा ही रखना। यहाँ तो की काम नहीं करेगा। हाँ, ये ट्रिकी सिचुएशन है। एक तरीका है जिसे रिएक्ट डॉक्स मेंशन करते हैं, हालांकि वो खुद कहते हैं कि इसे अवॉइड करें अगर हो सके। वो है रेंडरिंग के दौरान स्टेट अपडेट करना। रेंडर के दौरान
मतलब सेट सिलेक्शन को रेंडर फंक्शन के अंदर कॉल करना। हाँ, आप पिछले आइटम्स प्रॉप को ट्रैक करें, शायद यूज रेफ या एक स्टेट में, और रेंडर फंक्शन में चेक करें इफ आइटम्स डॉट इक्वल्स प्रीवियस आइटम्स, सेट सिलेक्शन नल। रिएक्ट इसे हैंडल कर लेता है, वो उसी रेंडर पास में तुरंत री रेंडर ट्रिगर कर देता है, तो चिल्ड्रन को स्टेल वैल्यू नहीं मिलती। पर रेंडर के दौरान स्टेट सेट करना, क्या ये थोड़ा रिस्की नहीं लगता? कोड समझना मुश्किल नहीं हो जाएगा इससे? बिल्कुल, ये पैटर्न थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और डेटा फ्लो को ऑब्स्क्योर कर सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसे अवॉइड करना ही बेहतर है अगर पॉसिबल हो। ज्यादातर केसेस में ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। जैसे? पहला, क्या आप स्टेट को ही ऐसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि एडजस्टमेंट की जरूरत ना पड़े। जैसे पिछले एग्जाम्पल में सिलेक्टेड आइटम को स्टेट में रखने की बजाय सिलेक्टेड आइटम आईडी सिलेक्टेड आईडी को रखें। अच्छा, आईडी रखें बस। हाँ, फिर रेंडर में सिलेक्शन को कैलकुलेट करें। कॉन्स्ट सिलेक्शन इज इक्वल्स टू आइटम्स डॉट फाइंड आइटम इक्वल्स टू आइटम डॉट आईडी इक्वल्स टू सिलेक्टेड आईडी नल। अब आइटम्स बदलने पर सिलेक्शन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन से हो गया काम। हाँ, डिराइव्ड स्टेट को कैलकुलेट करना ज्यादा क्लीन लगता है, ये सही है। दूसरा ऑल्टरनेटिव, जो हमेशा एक अच्छा ऑप्शन होता है, अगर स्टेट लिफ्ट अप कर सकते हैं तो वो करें। पेरेंट कंपोनेंट स्टेट मैनेज करे और चाइल्ड को प्रॉप्स पास करे। लिफ्टिंग स्टेट अप, हाँ, ये रिएक्ट का फंडामेंटल पैटर्न है। इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है, पेरेंट कंपोनेंट को चाइल्ड के स्टेट चेंजेस के बारे में नोटिफाई करना। मान लीजिए एक कस्टम टॉगल कंपोनेंट है जिसका अपना आइज ऑन स्टेट है। जब ये बदलता है तो पेरेंट को ऑन चेंज प्रॉप से बताना है। क्या इफेक्ट इस्तेमाल करें? यूज इफेक्ट का तो आंसर आपको मालूम है, ऑन चेंज कॉल होगा, जैसे चेंज नोटिस हो। नहीं, ये भी इनएफिशिएंट है। फिर से वही साइकिल, टॉगल पहले अपना स्टेट अपडेट करेगा, रेंडर होगा, फिर इफेक्ट चलेगा, फिर पेरेंट का ऑन चेंज कॉल होगा, पेरेंट री रेंडर होगा। बहुत सारे स्टेप्स, स्लो हो सकता है। तो बेहतर तरीका? दो मुख्य तरीके हैं। पहला, टॉगल के इवेंट हैंडलर जैसे हैंडल क्लिक में ही अपना स्टेट एज इज ऑन और पेरेंट का कॉल बैक ऑन चेंज दोनों कॉल कर दें। रिएक्ट इन अपडेट्स को बैच कर देगा तो एक ही रेंडर पास में काम हो जाएगा। एफिशिएंट। ठीक है। और दूसरा और अक्सर प्रेफर्ड तरीका, स्टेट को लिफ्ट अप करें, टॉगल को स्टेटलेस बना दें, पेरेंट आइज ऑन स्टेट रखें और टॉगल को प्रॉप की तरह पास करें, साथ में ऑन चेंज हैंडलर भी। इससे टॉगल सिंपलर हो जाता है और स्टेट एक ही जगह मैनेज होता है। प्रेडिक्टेबल। मेक सेंस। डेटा फ्लो को प्रेडिक्टेबल रखना की है। एक रिलेटेड एंटी पैटर्न है जो आपने कहा, चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा फेच करके उसे इफेक्ट के जरिए पेरेंट को भेजना ऑन फेच्ड कॉलबैक से। हाँ, ये डेटा फ्लो को उल्टा कर देता है, चाइल्ड टू पेरेंट। रिएक्ट में डेटा टॉप डाउन, पेरेंट टू चाइल्ड बहना चाहिए। डिबगिंग मुश्किल हो जाती है इसमें। सही तरीका क्या है? पेरेंट डेटा फेच करे और उसे चाइल्ड को प्रॉप की तरह पास करे। सिंपल, स्टैंडर्ड रिएक्ट वे। समय सिर्फ 8 बार चलना चाहिए, जैसे लोकल स्टोरेज से ऑथ टोकन लोड करना या कोई एनालिटिक्स सेटअप करना। इसे टॉप लेवल कंपोनेंट के इफेक्ट में डालना कैसा है? यूज इफेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स इनिशियलाइज डबल कोलन सेमीकोलन। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, पर इसमें एक पेंच है। डेवलपमेंट में रिएक्ट का स्ट्रिक्ट मोड इफेक्ट को 2 बार चलाता है टेस्टिंग के लिए। हाँ, वो डबल इन्वोकेशन। हाँ, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, जैसे टोकन 2 बार वैलिडेट होना या एनालिटिक्स इवेंट 2 बार जाना। कंपोनेंट्स को रीमाउंट होने के लिए रेजिलिएंट होना चाहिए। तो बेहतर तरीके क्या हैं? बताइए। एक तरीका, एक मॉड्यूल लेवल फ्लैग लेट डिडिनिट इज इक्वल्स टू फॉल्स इस्तेमाल करें, ये ट्रैक करने के लिए कि इनिशियलाइजेशन हो चुका है, और इफेक्ट में चेक करें इफ डॉट डिडिनिट init इज इक्वल्स टू ट्रू। दूसरा तरीका, इनिशियलाइजेशन लॉजिक को मॉड्यूल स्कोप में ही रन करें। कंपोनेंट रेंडर होने से पहले बस ये चेक कर लें कि ब्राउजर एनवायरनमेंट है। इसे रूट मॉड्यूल जैसे index.js या app.js तक ही सीमित रखें। ये इनिशियलाइजेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिक्ट मोड को ध्यान में रखते हुए। अब फाइनल थीम पर आते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ इंटरैक्ट करना। यहीं पर एफएक्स का असली काम आता है ना? अब तक तो हम बच रहे थे एफएक्स से। बिल्कुल, यहाँ एफएक्स शाइन करते हैं। एफएक्स एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए हैं, जैसे किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के स्टोर को सब्सक्राइब करना। मान लीजिए रीडक्स स्टोर या ज़ूस्टैंड, या ब्राउजर एपीआईज जैसे navigator.online को लिसन करना। इसे इफेक्ट से किया जा सकता है ना? इफेक्ट में सब्सक्राइब करो और क्लीन अप फंक्शन में अनसब्सक्राइब करो। हाँ, ये ट्रेडिशनल तरीका है और काम करता है,
पर रिएक्ट कंकरेंट फीचर्स के साथ बेहतर इंटीग्रेशन के लिए एक स्पेसिफिक हुक देता है, यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर। यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर, ये नया है। रिलेटिवली ये एक्सटर्नल स्टोर्स को सब्सक्राइब करने का रेकमेंडेड तरीका है। ये टियरिंग जैसी एज केसेस से बचाता है जो कंकरेंट रेंडरिंग में आ सकती हैं। आप इसे कस्टम हुक जैसे यूज ऑनलाइन स्टेटस में रैप कर सकते हैं ताकि लॉजिक रीयूजेबल रहे। अच्छा, यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर, नोटेड। इंपॉर्टेंट है ये। और सबसे कॉमन एक्सटर्नल इंटरैक्शन, डेटा फेचिंग। आपने पहले कहा था कि सर्च रिजल्ट्स फेच करना इफेक्ट में ठीक है, इवेंट हैंडलर में नहीं। क्यों? थोड़ा और बताइए इस पर। हाँ, क्योंकि डेटा फेचिंग का ट्रिगर सिर्फ यूजर इनपुट टाइपिंग नहीं होता। सोचिए, सर्च क्वेरी यूआरएल से आ सकती है, यूजर ब्राउजर बैक फॉरवर्ड कर सकता है। हमें कंपोनेंट के विजिबल रहने तक डेटा को करंट क्वेरी, चाहे वो कहीं से भी आए, के साथ सिंक्रोनाइज रखना है। ये सिंक्रोनाइजेशन का केस है, इंटरैक्शन का नहीं। इसलिए इफेक्ट सही जगह है इसके लिए। अंडरस्टूड। लेकिन इसमें वो खतरनाक रेस कंडीशन वाली प्रॉब्लम आ सकती है ना? यूजर तेजी से टाइप करे रिएक्ट हुक, तो 2 रिक्वेस्ट जाएंगी और हो सकता है रिएक्ट का रिस्पॉन्स रिएक्ट हुक के बाद आए, यूआई में गलत डेटा दिखेगा। एग्जैक्टली ये बहुत कॉमन बग है और यूआई में इनकंसिस्टेंट डेटा दिखा सकता है। फ्रस्ट्रेटिंग होता है यूजर्स के लिए। इसका सोल्यूशन है इफेक्ट के क्लीनअप फंक्शन का सही इस्तेमाल करना। कैसे? क्लीनअप फंक्शन इसे कैसे रोकता है? इफेक्ट के अंदर एक बूलियन फ्लैग बनाएं, जैसे लेट इग्नोर इक्वल टू फॉल्स। फेच रिक्वेस्ट के .then या अवेट के बाद जब रिस्पॉन्स आता है, स्टेट अपडेट करने से पहले चेक करें if.ignore। अच्छा, if.ignore। हाँ, और क्लीनअप फंक्शन में इग्नोर इक्वल्स टू ट्रू सेट कर दें। अब क्या होगा? जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है या डिपेंडेंसी बदलती है, मतलब नई रिक्वेस्ट जाने से पहले, क्लीनअप फंक्शन चलेगा और पिछली रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स को इग्नोर करने के लिए फ्लैग सेट कर देगा। ओह, तो पुरानी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आएगा भी तो इग्नोर ट्रू होगा और स्टेट अपडेट नहीं होगा। बिल्कुल, सिर्फ लेटेस्ट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स ही स्टेट अपडेट कर पाएगा। रेस कंडीशन सॉल्व हो गई। ये क्लीनअप फंक्शन रेस कंडीशंस हैंडल करने के लिए क्रिटिकल है डेटा फेचिंग में। डेटा फेचिंग वैसे भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कैशिंग, लोडिंग स्टेट्स, एरर हैंडलिंग। हाँ, और इसीलिए मॉडर्न फ्रेमवर्क्स जैसे Next.js, Remix या लाइब्रेरीज जैसे 10-stack क्वेरी, SWR फेचिंग के लिए बिल्ट इन ज्यादा रोबस्ट सॉल्यूशंस देते हैं जो इफेक्ट्स से कहीं ज्यादा हैंडल करते हैं। ये सब चीजें आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती हैं। तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर हो सके तो इन टूल्स का इस्तेमाल करें। हाँ, अगर आप इन्हें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो कम से कम फेचिंग लॉजिक को कस्टम हुक जैसे यूज डेटा में इनकैप्सुलेट करना एक अच्छा प्रैक्टिस है। ये रेस कंडीशन हैंडलिंग, लोडिंग एरर स्टेट्स सब एक जगह रखता है और आपका कंपोनेंट कोड क्लीन रहता है। रूल ये है, जितने कम रॉ यूज इफेक्ट कॉल्स होंगे, एप्लीकेशन मेंटेन करना उतना ही आसान होगा। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू था। तो अगर हम की प्रिंसिपल्स डिस्टिल करें तो ऐसा लगता है। हाँ, समराइज करते हैं। पहला, रेंडर के दौरान कैलकुलेट हो सकने वाली चीजों के लिए इफेक्ट ना लिखें। यूज मेमो का इस्तेमाल करें अगर कैलकुलेशन हैवी है। सही। दूसरा, यूजर इंटरैक्शन से चलने वाले लॉजिक को इवेंट हैंडलर्स में रखें। कंपोनेंट अपडेट से चलने वाले लॉजिक, सिंक्रोनाइजेशन को इफेक्ट्स में रखें। बिल्कुल, इंटरैक्शन वर्सेस सिंक्रोनाइजेशन। तीसरा, स्टेट रीसेट करने के लिए की प्रॉप का इस्तेमाल करें जब पूरा कंपोनेंट कंसेप्चुअली नया हो। बहुत पावरफुल ट्रिक है। हाँ, बहुत अंडररेटेड। चौथा, स्टेट को एडजस्ट करने के बजाय डिराइव्ड स्टेट कैलकुलेट करने की कोशिश करें या स्टेट लिफ्ट अप करें। डेटा फ्लो टॉप डाउन रखें। करेक्ट। पांचवा, एक्सटर्नल स्टोर्स के लिए यूज सिंक एक्सटर्नल स्टोर देखें, ये ज्यादा रोबस्ट है। हाँ, रेकमेंडेड। और छठा, डेटा फेचिंग इफेक्ट्स में करें पर रेस कंडीशन से बचने के लिए क्लीनअप फंक्शन जरूर इंप्लीमेंट करें या डेडिकेटेड लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क, फीचर्स इस्तेमाल करें। परफेक्ट समरी, बिल्कुल सही पकड़ा है। तो अगली बार जब आप यूज इफेक्ट फंक्शन या डिपेंडेंसीज के साथ लिखने वाले हों, एक पल रुककर जरूर सोचें, क्या ये सच में किसी एक्सटर्नल सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइजेशन है या ये रेंडर फेज कैलकुलेशन, इवेंट हैंडलिंग या स्टेट मैनेजमेंट का केस है जिससे बिना इफेक्ट के ज्यादा क्लीन और एफिशिएंट तरीके से किया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में आपको एक बेहतर नॉन इफेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ा सोचने की जरूरत है बस। बिल्कुल। उम्मीद है इस बातचीत से रिएक्ट इफेक्ट्स को लेकर सबकी समझ और गहरी हुई होगी और कोड लिखने का अप्रोच
थोड़ा रिफाइन होगा, सोचने पर मजबूर करेगी ये डिस्कशन। उम्मीद तो यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।